100। तो अब मैं सीधे दूंगा वैभव के पास। आवाज आ रही है? जी सर। कि जो आज की जो हमारी शिक्षिका है वह जैन, तनु बहन जैन, और जो छात्र हैं छात्रों के बीच में सीधे वैभव के पास चलता हूँ। वैभव इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। वैभव। नमस्ते मैम। सबसे पहले नमस्कार। तो मैम मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हम छात्रों के लिए निकाला। बने हुए अब परिचय के विजय बोला हूँ। विजय। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज नहीं। जी मैम। नमस्कार, मैं विजया मिश्रा यहाँ मौजूद आप सभी लोगों का गांधी जी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे तो हमारी आज की शिक्षिका डॉक्टर तनु जैन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं, परंतु इस पाठशाला की परंपरा अनुसार मैंने कुछ शब्दों में बात की कोशिश की है। आज की शिक्षिका डॉक्टर तनु जैन जी आईएएस अधिकारी बनी है। उन्होंने मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी। मेरठ से पीडीएस पूरा करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षाओं की पढ़ाई शुरू की और 2014 में तनु जैन जी ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया और 2015 में उनको हेडक्वार्टर सर्विस में नियुक्त किया। इस समय डॉक्टर तनु जैन जी डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त हैं। इसके अलावा वो दृष्टि आईएएस के समय में जुड़ी हैं, जहां वो यूपीएससी स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लेती हैं और इन साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो कि यूपीएससी के छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। धन्यवाद। विजया, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ये जो आपने गूगल से इंफॉर्मेशन उठाई है इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। मैंने बीडीएस किया है अपनी ग्रेजुएशन में भारतीय मेडिकल कॉलेज से किया है 2000। आपने सही बताया, 15 बैच से मैं बिलोंग करती हूँ, 14 एग्जाम। और मैं टॉपर नहीं थी। जी जी मैम। तो अब मैं तन्नू बहन से कहूंगा कि आप अपने विषय पर अपने वक्तव्य रखें। सभी को मेरा सादर मुझे बहुत ज्यादा गांधी जी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया गया। हम सब लगभग गांधी जी को एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो मैं आप सबको बोलूंगी कि कोशिश करें कभी मौका लाइफ में उसको पढ़ें, क्योंकि उसने जिस तरीके से किस चीजों ने किस किस इवेंट ने उन गांधी बनाया और महात्मा गांधी बनाया, वो वहां से समझ में आता है। और आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी बहुत काम आएगी वो किताब, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एथिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी यूपीएससी की किताब का। तो जो हमारा गांधी जी से रिलेटेड जितनी चीजें हम अपने एथिक्स पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं वो हमारे लिए और बेहतर होंगी। तो और एथिक्स पेपर के लिए सिर्फ गांधी जी ही नहीं, गांधी जी का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, उसके अलावा अंबेडकर और जितने भी हमारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनको कि हम मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुछ किया है, उसको आप जरूर पढ़ें। और जीवनियां पढ़ने से, बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ने से बड़े ख्याल तो आते ही हैं और कहीं ना कहीं वो बड़ा बनने की इच्छा भी जगती है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। मुझे बताया सुभाष जी ने, गौतम जी ने कि सारे बच्चे जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपके कंधों पे वैसे ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है वो सबको दिखाता है और उसके लिए हिम्मत चाहिए। और आप तो मुझे बहुत खुशी होगी कि क्योंकि आपका एक यूपीएससी के साथ सामंजस्य भी है, क्योंकि करंट इवेंट्स बहुत बड़ा यूपीएससी की तैयारी का तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास की सारी जानकारी होनी ही चाहिए और एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे भी। और लेखन और बोलना दोनों ही चीजें एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी अच्छी होनी चाहिए और यूपीएससी में भी दोनों की जरूरत है, क्योंकि मेंस एग्जाम आप कितना बेहतर लिख सकते हैं ये बहुत मैटर करता है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मैं उन्हें कहूंगी सबसे पहले तो जो जर्नलिज्म की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर बहुत उसके अंदर अपने आप को बेस्ट बना, जितनी मेहनत करके वो बना सकते हैं। तैयारी की शुरुआत सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने से,
दूसरा एक शेड्यूल प्लानिंग करने से, कि कब आप अपना अटेम्प्ट देंगे, कब आप मेंस तैयारी करेंगे, अपने दिमाग में एक खाना कि आप कब एग्जाम देंगे। क्योंकि अगर हम बिना उसी शेड्यूल के तैयारी में तो पंचवर्षीय योजना तरह खिंचता चला जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कब पढ़ाई समाप्त हुई। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 किताब कह के पढ़ के भी कह सकते हैं तैयारी हो गई, और 200 किताब पढ़ के भी कहते हैं तैयारी हुई। तो इस कारण से अपनी समय सीमा हमें खुद बांधनी पड़ती है तैयारी के दौरान, और अपना स्ट्रेटजी हमें खुद बनानी चाहिए। कहीं ऐसी हो सकती है कि दबाव धीरे धीरे कई साल बढ़ने लगते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र में तैयारी चालू कर रहा हो, 19 साल की उम्र में तैयारी चालू कर रहा हो, तो उसके पास 4-5 साल हों। कुछ ऐसे भाई भी हो सकते हैं जो 28 या 29 साल की उम्र में तैयारी चालू कर रहे हो। उन बेसिक बुक्स जो हैं वो उनकी जानकारी इंटरनेट पे भरी है। बुक लिस्ट आपको बहुत सारे टॉपर्स आई हुई है, बहुत सारे चैनल्स में आई हुई है, तो मैं उसके ऊपर समय जाया नहीं करूंगी। है कि और किस तरीके से पढ़ना, कि जैसे आप किसी को पढ़ा सको इतना अच्छा पढ़ना। जो भी आप सब्जेक्ट लो, चाहे वो पॉलिटी लो, चाहे इकोनॉमी लो, चाहे हिस्ट्री लो, आपको उसको इस तरीके से पढ़ना है कि कल को अगर आपको उसे पढ़ाना पड़ जाए तो आप उसे अच्छे से पढ़ा सके। उतनी क्लैरिटी के साथ अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका प्रीलिम्स और मेंस बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि क्लैरिटी नहीं आ पाती। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत किताब है, उसको पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, लेकिन सवाल फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो सही, लेकिन उसे उतना आत्मसात नहीं किया। तो जैसे जैसे आप इस पूरे अपने सिलेबस को आत्मसात करते जाएंगे, उसी तरीके से आपकी इस पे पकड़ बनती जाएगी। और जब पकड़ बन गई तो प्रीलिम्स और मेंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आई। उसके अलावा शेड्यूल आपने बना ही लिया, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज आती है मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए भी दें, मेंस के लिए भी दें, और ऑफ कोर्स इंटरव्यूज के लिए भी मॉक इंटरव्यूज मैं भी लेती हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये मॉक इंटरव्यूज या टेस्ट और टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई। जैसा मैंने बताया कि आप लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या एनसीईआरटीज हैं, आप पढ़ लेंगे, 1 या 2 बार 3 बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो सवाल है वो एकदम बिटवीन द लाइंस आते हैं। बिटवीन द लाइंस मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट के एकदम कोर में जाके सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आप आउटपुट कितना दे रहे हैं। अक्सर कुछ सिर्फ इनपुट मोड ऑन रख, इनपुट मोड किताबी नोट्स भी पढ़, ये दोस्त के नोट पढ़ लें। तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो आपने पढ़ा वो कितना अप्लाई हो रहा है। तो मॉक देते रहें ताकि आपको अपनी इवैल्यूएशन साथ साथ हो रहे और ये पता चले कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ आप से गलती हो रही है, या किस सब्जेक्ट में आपको और मेहनत की इम्पोर्टेंट। और के बाद के कुछ 3-4 सवाल मैं ले लूं, क्योंकि समय मेरे पास आज मैं कैंसिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी कि इसकी 100 की लिमिट है और भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे पता होता है कि इस प्लेटफॉर्म से नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म से हमको जुड़ना चाहिए। तो हम निकट भविष्य में जरूर जुड़ेंगे आपसे। मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। आतिश हैं, आतिश झारखंड में किसी वृक्ष के ऊपर बैठ के ये पाठशाला सुन रहे हैं आपको, और ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कभी भी हैं। आतिश जी सर, नमस्ते मैम। नमस्कार।
नमस्कार। मैम मेरा ये सवाल था कि यूपीएससी की तैयारी मतलब जैसे कर तो रहे हैं, आपने तो एक बता दिया कि मॉक टेस्ट जरूरी है जिससे पता चलेगा, लेकिन कई बार लगता है ना कि पता ही नहीं चल रहा कितनी तैयारी हुई नहीं हुई। और फिर मुझे कुछ लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको किसी को बताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिन्हें मतलब बताया जा सके, देखिए जिनसे इसके ये दो बात तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपको जी जरूरी मैम। नहीं है कि कोई कैंडिडेट आप ढूंढे जिसको पढ़ाना हो। जैसे मैं ऐसा करती थी कि जैसे मैंने जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा और उसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए। फिर मैंने नोट्स को पढ़ा और नोट्स को पढ़ने के बाद मैं अपने नोट्स को हटा देती थी, किताब को हटा देती थी और फिर एक खाली कागज रफ पेपर लेकर उस पर लिखती जाती थी और साथ साथ बोलती जाती थी कि ये इस समय पे हुआ, ये इस कारण से हुआ, इसके ये कारण है, 1 2 3 4 5 6, इसका जो एनालिसिस है वो, और इसके क्या और बेहतर तरीके, मतलब आप समझ रहे हैं इसके बाद क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे कैसे आया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे साथ कोई होता नहीं था, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं था उस वक्त, जी लेकिन मैं खुद ही कोई ये चीजें बोल बोल के और लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। इससे दो फायदे होते हैं। अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो आपकी लिखावट जो इम्प्रूव होनी है वो नहीं होती। और मेरा मेरा मानना है, मुझे नहीं पता साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, लेकिन एक आपकी वजह से आपकी दिमाग की मेमोरी होती है, उसी तरह हाथ की भी एक मेमोरी होती है। तो जितनी बार आप लिखते जाएंगे चीजों को, उतनी बार आपका हाथ है ना उतनी फ्लो से चलेगा जब आप आंसर लिखेंगे। तो आपको कोई कैंडिडेट की जरूरत नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, आप अपने आप को ही पढ़ाएं, दोबारा पढ़ाएं, तिबारा पढ़ाएं, आराम से पढ़ाएं और आप फिर चेक करें कि कौन सी चीजें आपसे रह गई। आपने नोट्स में पीछे जाएं, देखें कि अरे आपने ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं किया। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट आजकल तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ आपको कहीं आना नहीं जाना नहीं, सब कुछ फ्री के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले जो शुरुआत करें वो ऐसे करें कि अपना जो यूपीएससी का पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सबसे पहले उनसे शुरुआत करें। उसका कट ऑफ आपको पता है, जी आपको पता है कि इस बार 94 गया कट ऑफ, या 104 गया या 98 गया। तो उस एग्जाम को दें और बिना पहले आंसर्स देखे दें, एकदम ईमानदारी से दें, समय सीमा के भीतर दें और ये देखें कि अगर आपका क्या कट ऑफ बन रहा है। हो सकता है आपका 70 ही बने, हो सकता है 60 ही बने, लेकिन आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल गया उससे। और हो सकता है आपका 105 बन जाए, 98 हो और 105 बन जाए, तो उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो अगर मैं देता तो हो जाता। तो इसीलिए आप अपने आप को तैयार उसी तरीके से करें। और साथ के साथ ये सब जितना भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसके अंदर जी आप मार्क करें। और देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरा पर्सनल मानना ये कि कोई भी टेस्ट सीरीज है उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 120 से ऊपर आए। अक्सर 120 से ऊपर आप सेफ हो जाते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज हो, तो उतना आप टारगेट करके चले। मैम उवेश खान जी ने लिख करके भेजा, और ये मेरा भी सवाल है और कई लोगों का सवाल होता है कि क्या करें जब डिमोटिवेटेड फील होता है। जैसे कि हमारे हमारे जैसे हाथ पैर हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारे शरीर का हिस्सा है, हम उन्हें निकाल नहीं सकते। तो तैयारी का हिस्सा है कि बीच में निराशा भी होगी, डिमोटिवेशन भी आएगा और ऐसा भी लगेगा कि शायद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, काफी तरक्की कर रही है, वो वहां चला गया, उसका पैकेज इतने का हो गया, तो ये सारी चीजें लगेंगी। और देखिए इसमें दो चीजें, पहली चीज कि अपना बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है जिसको थोड़ा सा गैम्बलिंग से भी हम लोग कर सकते हैं इक्वेट। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत ही अच्छे बच्चों का भी नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि सीट्स कम है और कंपटीशन ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने सारी जिसे कहना चाहिए सारी अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें एक ही बैग में रख देंगे तो झटका लगने के चांसेस होते हैं। तो जैसे गाड़ी के अंदर शॉकर लगा दिए जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन में भी अपनी तैयारी में भी शॉकर लगा के रखें, कोई ना कोई एक बैकअप प्लान बना के रखें कि बाय एंड चांस, खुदा ना खास्ता,
अगर बिल्कुल ही किस्मत ने साथ नहीं दिया, तैयारी ने साथ नहीं दिया, किसी भी तरीके से और कुछ नहीं हुआ, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो वो अगर आपके पास आपका बैकअप प्लान रेडी है तो वो आपको आगे हर चीज के लिए हेल्प करेगा, आपको ना हिम्मत देगा कि आप खुल के तैयारी कर सको, नहीं तो डरे डरे सहमे सहमे से तैयारी करोगे। और जो डर जी होता है ना वो हमारी परफॉर्मेंस को बहुत कम कर देता है, बहुत ज्यादा गिरा देता है। तो इसीलिए इट इज बेटर जी कि आप बैकअप प्लान करें। और दूसरा देखो, मोटिवेशन तो जो जीवन आपको चाहिए, अगर उसका सपना भी आपको मोटिवेशन नहीं दे पा रहा तो कुछ नहीं देगा ना। जी तो मैम। जब लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही या डिमोटिवेशन हो रहा है तो आंखें बंद करो, थोड़ा सोच लो कि कैसा जीवन होगा, तो वो जो जीवन होगा वो अपने आप मोटिवेशन दे देगा। जी श्याम जी जी का एक सवाल था मीडियम करके, हमेशा एक सवाल रहता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसमें ज्यादा सिलेक्शन है, हिंदी में कम हो रहा है, ये मतलब सच है कि हिंदी को मतलब इग्नोर किया जा रहा है ऐसा? नहीं, तो मीडियम को ऐसा लेके क्या नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कई बार हिंदी मीडियम से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरे तो दोस्त हैं निशान जैन जी, बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम से ही सेलेक्ट हुए हैं और टॉपर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है ना कि कहीं ना कहीं ये असुरक्षा की भावना जो है ना वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमें और ज्यादा, मैंने कहा ना जैसे डर से आप तैयारी करेंगे तो परफॉर्मेंस घट जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, जितना डरेंगे उतना कम हो जाएंगे। उसी तरह से जितना आप ये बात से डरेंगे कि मेरा माध्यम हिंदी है, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उतना ज्यादा कम चांसेस है सिलेक्शन होने के। इस डर से बाहर आ जाइए। अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से नहीं होते बच्चे। और अगर देखिए अब कई लोग तो हिंदी माध्यम से लगाने के लिए कर भी रहे हैं, मतलब जैसे मैं दृष्टि के साथ इंटरव्यूज लेती हूँ तो मुझे अभी हाल ही में पता चला वो लोग एक अस्मिता करके एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं। नेट पे आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, 2 साल के लिए खाना रहना पीना फ्री फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कि वो लोग आए, उनको एकदम बेहतरीन कोचिंग और तैयारी करवाई जाएगी। आई थिंक कुछ एग्जाम है, मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता, आप लोग नेट पे जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन वो इसीलिए है कि हिंदी हिंदी माध्यम के बच्चों की जो तैयारी है उसको उस लेवल तक ले जाया जाए कि जहाँ पे जो एग्जामिनर है वो मार्क्स काट ही ना सके। देने पड़ेंगे ना अगर अच्छा आंसर लिखा होगा तो। जी जी। तो और आपने बहुत अच्छा बताया बैकअप प्लान के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे अलग हट के सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अच्छी तैयारी रहती है तो जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं रास्ते खुल भी जाते हैं। जैसे मेरा रूम पार्टनर था तो मैं पीएचडी करता था, फिर नौकरी भी करता था, तो मैं बहुत सारे बच्चों को अपनी फेलोशिप दे करके पढ़ाता था। तो उसमें उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ सिविल सर्विसेज में तो बहुत निराश हो गया था। तो मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया, कहा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है। फिर उसका बाद में यूपीपीसीएस में हो गया था। तो और तो ये है, अच्छी तैयारी करे तो अपने आप एक बैकअप बन जाता है। और अगला सवाल है बिल्कुल बिल्कुल। दीप रंजन का। हाँ हाँ हाँ, दीप रंजन। नमस्कार मैम, मैं बेतिया चंपारण से जुड़ा हूँ। देखिएगा। जी मैम, बताइए। मेरा सवाल लगभग हमारे चंपारण से और बिहार और झारखंड बहुत सारे गांव से बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लोग के तरफ से है। लगभग हमारे चंपारण और बिहार के क्षेत्र में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसमें क्लास नहीं चलती है। और यूपीएससी का जहाँ तक बात है, ग्रेजुएशन जो होता है जो पहचान रहे नेट हैं? आइए सर। श्याम जी आप अपना दिखाइए। हाँ जी तो जी। उसमें वहाँ पे क्लास नहीं चलती है, एक भी क्लास नहीं चलता है, ग्रेजुएशन ऐसे ही हो जाता है। बस एग्जाम देने और फॉर्म भरने के समय कॉलेज बच्चे जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो यूपीएससी के अपने सपने सजोए हैं, उनके पास पैसा या कोई साधन नहीं है जो दिल्ली में रह सके। तो उन लोगों के लिए क्या एक दिशा रहेंगी यूपीएससी करने की? देखिए कुछ हो या ना हो, फोन तो है और यूट्यूब तो है ना। और आजकल यूनिवर्सिटियों से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो उसे खत्म कर दीजिए।
जिस दिन आपका यूट्यूब का ज्ञान खत्म हो जाए, यूट्यूब मतलब अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हैं, आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, आप जाएं पॉलिटी सर्च करें और आपको लगे कि अब यूट्यूब पे ऐसा कोई लेक्चर बचा नहीं कि जो मैंने नहीं देखा हो, तो उस दिन फिर आप मुझसे सवाल करिएगा कि अब मुझे अगली तैयारी क्या करनी चाहिए। क्योंकि किताबें, यूट्यूब और उसके अलावा बहुत सारे लोग आप चलेंगे ना तो आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। कई बार हम सिर्फ रास्ते के इंतजार में बैठे रहते हैं, तो वो बैठिए, बस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यूट्यूब से तैयारी कर दीजिए। जैसे जैसे होगा साधन बढ़ेंगे तो आप फिर दिल्ली भी आ पाएंगे और जिस भी तरीके के और साधन जुटाना चाहेंगे सब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अहमद अंसारी। गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी जामिया मिल्ला इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म का। मैम मैं जी। झारखंड से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 6 महीने से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने एनसीईआरटीज पढ़ लिए और अभी रेफरेंस बुक पढ़ रहा हूँ। तो मैं मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मैं रिवीजन के लिए कभी कभी डरता हूँ, या मतलब ऐसा मतलब लगता है कि मैं आगे पढ़ लिया हूँ लेकिन पीछे की मैं भूल रहा हूँ। और हालांकि मैंने विकास सर का भी वीडियो देखा था जिन्होंने उसमें बताया था कैसे रिविजन करें, फिर भी मुझे मैम कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो इसका कोई समाधान? देखिए, जैसे मैं तो रिवीजन के लिए भी आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है साइंटिफिक तरीके से कि हर 7वें दिन आपको इंटरव्यू मतलब आपको रिवीजन करनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है उसकी। तो उसको आप शेड्यूल में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं तो जैसे पहले रिवीजन करती थी वैसे ही दूसरा बार भी करती थी कि आपने अपने जो पढ़ा है उसको साइड में हटा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद बिना देखे सॉल्व करें और ये देखा कि आपको कितना याद है। तो हो सकता है आपको 10 में से सिर्फ 7 पॉइंट आप दोबारा लिख पाओ या फिर 6 लिख पाओ। तो उसके बाद पीछे जाके दोबारा से देख लो कि कौन कौन से पॉइंट्स मिस करे हैं, तो जो मिस करे होंगे वो पक्का याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिवीजन को अपने शेड्यूल कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ओके मैम, थैंक यू। सहानुभूति कृष्णन। और गौतम जी, इसके बाद मैं इजाजत चाहूंगी क्योंकि ठीक है। हाँ बताएं। सहानुभूति का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसी शर्त पे आपको छोड़ेंगे तनु बहन कि आप फिर पाठशाला में आएंगे और हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल बड़ा दुखी हूँ कि करीब जितने बच्चे जुड़े हैं उसके कई गुने बच्चे जो है कि वेट कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि आप बताएं। सहानुभूति जी बताएं। सहानुभूति। Hello ma'am, I am Sahanubhuti Krishnan, a first year student of journalism at Delhi School of Journalism. So ma'am, right now I'm just thinking of the UPSC, like I'm trying to make a strategy for the same and planning. Being a first year student, I'm a little confused as to what should be the parameters to decide what should I choose as my optional and all that. So what will your recommendations be for the same? For choosing optional, it's a very complex process. So it cannot be decided in like 1 or 2 days. So what you will have to do, you will have to look at the question papers. आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स देखें, अलग अलग ऑप्शनल्स के, और सिलेबस देखें और ये देखें कि किस सब्जेक्ट को आप डील कर सकते हैं। उसको 3-4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ सकते हैं। क्या आपको उतना इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर? और सिर्फ इंटरेस्ट जरूरी नहीं होता, उसके ऊपर आपकी कमांड है कि नहीं। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट ले रहे हैं और अगर आपका दिमाग टेक्निकल नहीं है, आप मैथमेटिक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, आप उतने अच्छे से चीजें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा हो मैथमेटिक्स, आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, आपको नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से अगर आप ले रहे हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जहां पर आपकी लिखने की जो कला है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको लगभग उतने ही पता होते हैं। तो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपके पास वो वाला वो है तो आप उसको उस वाली अपनी क्वालिटी से उसको देखें, जज करें। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसको एक लाइन में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप मल्टीपल पैरामीटर्स पे जज करें कि आपका इंटरेस्ट कितना है, सब्जेक्ट कैसा है, सिलेबस कितना है, आपके पास समय कितना है, आप उस सब्जेक्ट के लिए कितने अपने आप को फिट पाते हैं, है ना, क्या वो सब्जेक्ट की डिमांड को आप पूरी कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं उस पर अपने आप को एनालाइज करें और दें अपने आप को 10 दिन का समय दें और अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें और फिर डिसाइड करें अपना ऑप्शनल। ठीक है। बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी
आई एम रियली Thank you ग्लैड so much, कि ma'am. मैं जुड़ी। छोटी सी औपचारिकता रह गई है, बस 1 मिनट में पूरी हो जाएगी तनु बहन। तो मैं रोहित को बुलाना चाहूंगा कि रोहित इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, फिर हम लोग निकट भविष्य में तनु बहन से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। रोहित। जी सर, आज हम सभी इस ज्ञानदेही और हम छात्रों के लिए अति उपयोगी गांधी जी की पाठशाला की एक और सफलतापूर्वक कक्षा में एकजुट हुए और उसे एक उद्देश्य तक ले जाने में सफल रहे। गांधी जी की पाठशाला के सभी संस्थापक सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अनुभवी ज्ञान से परिपूर्ण सरल व्यक्तित्व रखने वाली आदरणीय डॉक्टर तनु जैन मैम को आज की कक्षा के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात मैं विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर तनु जैन मैम को, जिन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अति व्यस्तम समय में से हम छात्रों के लिए समय निकालकर हम सभी के बीच उपस्थित हुई और हम सभी को बहुत सी लाभकारी बातें सिखाई और हमारी कक्षा को सफल बनाया। और अतः मैं अब हमारे सहपाठियों, यहाँ मौजूद हमारे सभी अग्रज भ्राता और विभिन्न जगहों से आए छात्रों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुना और समझा। आज के लिए सभी का धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. धन्यवाद। Thank you so थैंक much, यू सो मच। ma'am. थैंक यू सो मच।